Good morning all. Welcome to Learners Academy. So we were at second exercise of the chapter, vector algebra, exercise number 10.2. इसका part 2 है, and the final part it. Today we'll complete the exercise. Final part और part 2 we can say. तो कल हमने part 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट में कितने क्वेश्चंस कर लिए? 10 कर लिए. ठीक है, चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 11. सो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे थे इसके इंट्रोडक्टरी वीडियोस में. हमने 2 से 3 इंट्रोडक्टरी वीडियोस होते, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे. तो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स तो 10 तक लग गए, बचे हुए कॉन्सेप्ट्स अब बचे हुए क्वेश्चंस में लगेंगे. जो भी बात हमने सीखी एक पॉइंट यहाँ पे है इस एक्सरसाइज, जैसे एक ही क्वेश्चन में यूज हुआ पर हुआ जरूर है, राइट. तो वो अच्छी बात है, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो गए इस बहाने. सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. ये दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ऐसा प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो हमने क्या सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स इन ए 3D स्पेस सेम लाइन के पैरेलल हो, जैसे ये वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, अगर ये सेम लाइन के पैरेलल बनाए जा सकते हैं तब तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं. ये तो डेफिनेशन है इनकी, ये तो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन है. ठीक है ना. अलग अलग जगह कोलिनियरिटी की अलग अलग डेफिनेशन है, ये हम समझ रहे हैं भाई. जब हम लाइंस की बात करते थे तो वहां पे पॉइंट्स की बात करते थे तो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन कुछ अलग थी. वहां पे क्या था कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाया करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे वेक्टर कोलिनियरिटी की बात हो रही है, तो उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी, जो सेम लाइन के पैरेलल. तो ये तो हो गई डेफिनेशन. अब हाउ टू चेक कि वेदर दे आर कॉलिनियर और नॉट, ये ऐसे बना के थोड़ा ना देखेंगे. टू आई कैप माइनस थ्री, ऐसे थोड़ा ना कि हम 3D स्पेस क्रिएट करेंगे फिर उसमें 2 i कैप माइनस थ्री कैप प्लस 4 कैप बनाएंगे, 2 कदम x कदम माइनस 3 कदम y कदम और 4 कदम z कदम, ऐसा एक वेक्टर बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि ये सेम लाइन के पैरेलल बन रहा है कि नहीं बन रहा है. पहली बात तो 3D स्पेस ही नहीं बना सकते हम, है ना. ऐसा तो हम कर नहीं सकते. तो कुछ और तरीका होना चाहिए. तो जो प्रैक्टिकल तरीका था वो क्या कहता था कि अगर कोई भी वेक्टर की अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो अगर उसे किसी दूसरे वेक्टर का प्रोपोर्शनल वेक्टर बनाया जा सकता है. वन मोर थिंग, ये अगर इसकी डायरेक्शन इधर से चेंज होके इधर भी हो जाएगी तो भी ये कोलिनियर माने जाएंगे. डायरेक्शन कैन बी अपोजिट ऑफ ए कोलिनियर वेक्टर, जरूरी नहीं सेम. ठीक है, ओके. हाँ, तो हम कहते हैं अगर हमको दो वेक्टर्स इन द कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो अगर उनमें से किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर का प्रोपोर्शनल वेक्टर बनाया यानी लैम्डा टाइम्स बनाया जा सकता है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नहीं है. तो अगर ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आ जाए, जस्ट चेक करने का क्वेश्चन आ जाए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्विकली चेक करोगे. 2 × -2 -3 × -2 + 6 एंड 4 × -2 -8. तो इसका -2 गुना है या नहीं है, है ना. तो ये कोलिनियर है. समझ गए. हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर, कैसे करेंगे कैसे. हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर, सबसे पहले तो गिवन वेक्टर्स को लिखेंगे और उनको कुछ नाम गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम नाम दे देंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए एंड इसको वेक्टर बी. ठीक है. आज स्कूल ऑफ है क्या? क्यों? सबका पे प्री बोर्ड. ओके, आपका नहीं, वो राजस्थान ऑफ का कुछ चल रहा था उसके चलते पूछ रहा हूँ. आपका तो चलो ऑफ है. आप राजस्थान में नहीं आते? आप और आपके आप और आप. ठीक है, चलो. है द टू गिवन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट वी विल डू, हम किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर ए को किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिख देंगे. ठीक है ना. तो मैं एक चीज लिखता हूँ. नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, थ्योरी बता रहे हैं हम पहले. नाउ वी नो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर if vector A equal to lambda times vector B और vector B equal to lambda times vector A for some
for some non-zero scalar, for some non-zero scalar lambda। ये जो लैम्डा है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। नॉन जीरो ने पॉजिटिव हो सकता है, जैसे भी -2 टाइम्स हो रहा है तो -2 नेगेटिव है, और इधर से इधर आऊं तो क्या हो जाएगा, -1/2 टाइम्स हो जाएगा, वो भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो उसी की डायरेक्शन में जाता हुआ जाएगा, नेगेटिव होगा तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ वेक्टर बनेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए वेक्टर्स भी कोलिनियर तो होते ही हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमने थ्योरी बता दी सबसे। हाँ हाँ, लेमडा एक कांस्टेंट स्केलर वैल्यू होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। आप चाहो लेमडा से कंफ्यूजन है तो के भी ले सकते हो। ओके, चलो नाउ एंड हेयर, ये तो बता दी थ्योरी हमने, है ना। एंड हेयर, अब क्वेश्चन में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। एंड हेयर वेक्टर ए को वेक्टर बी का कुछ टाइम्स लिखें, या बी को ए का कुछ टाइम्स लिखें, ए को बी का लिख देते हैं, है ना। हेयर वेक्टर ए, बी को ए टाइम्स लिखेंगे ना बेटा, वेक्टर बी, हेयर वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, -4 i कैप, लिख देता हूं मैं, +6 j कैप। आगे चलो, -8 k कैप। अब इस ये आप पहले एनालाइज कर लो, -2 गुना है तो आप -2 को ही कॉमन ले लो, जितना भी गुना है उसको कॉमन ले लो, उस स्केलर को बाहर निकालो, तो क्या बचता है, 2 i कैप, +2 i कैप, -3 j कैप, एंड देन +4 k कैप। अब जो बचा हुआ वेक्टर है वो एग्जैक्टली ए है, चेक करो, तो आई कैन राइट इट एज -2 टाइम्स वेक्टर ए, यस और नो। तो वेक्टर बी को -2 टाइम्स वेक्टर ए लिख दिया, और -2 एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है ना। -2 टाइम्स वेक्टर ए, सो वेक्टर बी हैज बीन रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, वेयर वेयर लैम्डा की वैल्यू है -2, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर। ओके फाइन, hence hence we conclude that hence we conclude that the given vectors a and b are collinear, the given vectors a and b are collinear। तो क्लियर है, पहले थ्योरी बतानी है भाई, कोलिनियरिटी कैसे चेक की जाती है, एंड देन फिर चेक करके दिखानी है, और अगर शो करने का क्वेश्चन था देखो, तो फिर प्रूव्ड भी लिखना है। चेक करने का क्वेश्चन नहीं था, शो करो, शो मतलब है तो से आप बस साबित करो, तो फिर प्रूफ भी लिखना है। फाइन, कोई डाउट नहीं है। अब ये तो एक तरीका है, एक और तरीका है इसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, आप उसके स्केलर कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। आप इसके स्केलर कंपोनेंट्स को क्या प्रूव कर दो, प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। जैसे 2 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू -3 डिवाइड बाय +6 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। वो वाला तरीका भी देख लो, कर दूं उसको तो डिलीट किए, तो समझ में आ गया। अनदर वे इज उसमें हम थ्योरी बताएंगे फिर से, कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, टू वेक्टर्स जिनकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए जिसकी कंपोनेंट फॉर्म लेट से गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड बी वेक्टर ले लो जिसकी कंपोनेंट फॉर्म ले लो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, आर कोलिनियर। ऐसे दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं इफ इफ स्केलर कंपोनेंट से स्केलर कंपोनेंट का रेशियो, मतलब x1 से x2 का रेशियो शुड बी इक्वल टू y1 से y2 का रेशियो शुड बी इक्वल टू z1 से z2 का रेशियो, एंड शुड बी इक्वल टू इसके लैम्डा, है ना, वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर। तो ये दूसरा तरीका, ने शायद नोट्स में दोनों बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेयर आप करो 2 डिवाइडेड बाय -4 करें, ठीक है ना, यानी कि -1/2 आ जाएगा, है ना। फिर आ जाओ -3 डिवाइडेड बाय 6 करें, वो भी -1/2 आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद हम 4 डिवाइडेड बाय -8 करें तो वो भी आ जाएगा -1/2। सो हेयर 2 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -8, तीनों ही -1/2 आ रहा है, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, विच इज ए नॉन जीरो स्केलर।
हेंस वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। ये दूसरा तरीका। ठीक है, समझ आया? चले नेक्स्ट। जो भी आप तरीका यूज करो, दोनों मेथड्स आर वेल एंड गुड, वैलिड भी हैं, और आप जिससे भी करोगे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। आ जाओ, डीसीज एंड डीआरस का शायद पहला क्वेश्चन आ रहा है, और 3D में पहली एक्सरसाइज में इसका जिक्र होगा। ठीक है, अभी थोड़ा लेट हुआ इस चैप्टर में, बाकी 3D में स्टार्टिंग ही इससे होगी कि डीसी डीआरस निकालो। वहां लाइंस का निकलेंगी, वहां पे डीसी डीआरस किसकी निकलेगी? लाइंस। अभी वेक्टर्स की बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, देखेंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। जो भी वेक्टर गिवन है उसका डीसी निकालना है अपने को। जो भी वेक्टर गिवन है उसका डीसी निकालना है। कैसे निकालते हैं बताओ, कुछ याद है? बोलो, याद है? हम्म देखो, डीसीज निकालने के लिए पहले डीआर चाहिए होंगे, एबीसी, फिर एक फॉर्मूला कह लो, एक तरीका कह लो, उससे फिर हम डीसीज एलिमेंट निकालते हैं। एक तरीका ये। दूसरा, या तो इंक्लिनेशन गिवन होना चाहिए अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा एल होता है, कॉस बीटा एम होता है, और कॉस गामा एन होता है। ये दूसरा तरीका है। अब इंक्लिनेशन तो गिवन है नहीं एलिमेंट, तो हमको डीआर से डीसीज निकालने वाले तरीके पे ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसी पे रिलाई करना पड़ेगा। चलो, तो हेयर द गिवन वेक्टर इज, इस वेक्टर ए कहते हैं इसको, ये गिवन वेक्टर है। डन। सो drs of vector A are given by, ये given as, drs of vector A are given as A equal to 1, B equal to 2 and C equal to 3। ये आ गए हमारे drs। ओके फाइन। अब लगे हाथ हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। बोलो, याद है? मैग्नीट्यूड से। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या पहले भी निकाल सकते हो, जैसे इंफॉर्मेशन गिवन हुई वहां पे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दो। 1 और 4 5 और 9 √14 यूनिट्स। ठीक है ना? चलिए, नाउ डीसीज ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय, एल एम एन। एल एम एन फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, एंड सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जगह फॉर्मूला गिवन हो, क्या? √(a²+b²+c²। इसमें भी √(a²+b²+c²। इसमें भी रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्चुअली है क्या? यही तो है, √(a²+b²+c²। तो हो सकता है कि ऐसे गिवन हो या ऐसे गिवन हो, बात एक ही। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। एबीसी क्या है? 1 2 3। ये तो एबीसी हो गया, और मैग्नीट्यूड हमने एक ही जगह निकाल लिया, √14, √14, √14। आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहो तो लिख देना, हेंस द डीसीज ऑफ द गिवन वेक्टर ए आर 1/√14, कॉमा 2/√14 एंड 3/√14। मैच हो गया। पर एक खासियत है कि ये डीसीज है या नहीं चेक करने की खासियत है कि इनके स्क्वायर का सम करोगे तो बनाएगा। एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करके सम इसका 1 आ रहा है तो समझ जाना ये डीसी है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वो 14 आ जाएगा, और √14 का स्क्वायर 14, 14/14 1 हो जाएगा। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि है ना, ऊपर जो स्केलर कंपोनेंट्स गिवन है वही डीसीज होते हैं। जैसे मान लो अभी जो भी वैल्यूज रखी, मान लो ये वैल्यूज रखी होती 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप, तो जो स्केलर कंपोनेंट से उसका स्क्वायर का सम अगर 1 आ जाए तो हम वहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं कि यही 3 मेरे डीसीज हैं, यही 3 मेरे डीसीज हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि सारे डीसीज डीआरस होते हैं, लेकिन सारे डीआरस डीसीज नहीं होते। ये डीआरस भी कह सकते हो हम इसको, लेकिन उन डीआरस को हम डीसीज नहीं कह सकते। इनको, इस वाले कैटेगरी, इस वाले बॉक्स को हम ओनली डीआरस कह सकते हैं। और ये डीसीज है ना, तो ये डीसीज हैं तो ये डीआरस भी हैं। समझ गए? यानी डीआरस के सेट में से एक स्पेशल सेट होता है डीसी, जिसके स्क्वायर का सम क्या होता है? 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है वो। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर ये डीसीज वहां पे रखे हुए होते उस वेक्टर में,
तो फिर उस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर भी कहा जाता। ओके, उस वेक्टर को क्या कहा जाता है? यूनिट। अभी तो नहीं है ये यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर ये रखे हुए होते तो क्या कहा जाता है? यूनिट। सारी बातें क्लियर है? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी बेस ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करना, क्वेश्चन तो काफी सरल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये लो वापस डिसीज चाहिए। फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में वेक्टर गिवन था, अभी वेक्टर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से बनाना पड़ेगा, तो वेरी इजी, तो बना ही देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा, और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी बनाना है ना, वेक्टर ए बी बनाना है ना। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट है, द टू गिवन पॉइंट्स आर, पहले पॉइंट्स लिख देंगे। टू गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी। सो ए क्या है? 1, 2, -3, एंड बी क्या है? -1, -2, 1। ठीक है। नाउ यूजिंग नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मुझे डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी बनाना है। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करो, -1 अगेन -1 टाइम्स आई कैप हो जाएगा, प्लस फिर -2 टाइम्स जे कैप हो जाएगा, फिर आ जाओ 1 -3 टाइम्स के कैप हो जाएगा। फर्दर सॉल्व किया तो इट्स लाइक -1 यानी -2 आई कैप, फिर आओ -2 यानी -4 जे कैप, एंड 1 -3 यानी कि 4 के कैप। तो ये मेरा आ गया फाइनली वेक्टर ए बी। अब इसके बाद का काम जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे हम। ये तो 3 DRs हो गए, अभी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, बाकी इसके बाद का काम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे के वैसे नोट्स में एंड एग्जाम में करना, कर दोगे? ऐसे मान लो इसके बाद का काम होमवर्क हो गया है ना, सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो होगा हमारे ABC, ABC। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 है तो यही एलिमेंट है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे तो सेम डिवाइड करेंगे वही आंसर आ जाएगा, मतलब 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो तो अभी अपन चेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी निकाल लेते हैं। शॉर्ट में तो सॉल्व कर देता हूँ मैं, बाकी फुली एक्सप्लेनेशन से आप घर पे कर लेना। कैसे करेंगे? -2 का स्क्वायर 4, अगेन -4 का स्क्वायर 16, और फिर 4 का स्क्वायर फिर से 16, 16 16 32 और 4 36, यानी कि √36 यानी कि 6 यूनिट। ओके, तो सबको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, LMN निकालने के लिए क्या करूंगा? -2 को 6 से, फिर -4 को 6 से, देन फिर 4 को 6 से। सो -1/3, -2/3 एंड +2/3 मैच करो। दीज आर द एलिमेंट। यूं कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दो। कल के क्वेश्चंस किए थे ना अपन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, वैसा वेक्टर बना दो। और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो स्केलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वही एलिमेंट होते हैं। क्या कर रहे हैं पर मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड कर रहे हैं। ओके ना, कैसे भी याद रख लो चीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस OX, एक्सिस OY एंड एक्सिस, यानी तीन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है हमारी, XYZ एक्सिस, इन तीनों एक्सिस से ये जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है। यानी कि इस वेक्टर का X एक्सिस से बनने वाला एंगल, इस वेक्टर का Y एक्सिस से बनने वाला एंगल, और इस वेक्टर का Z एक्सिस से बनने वाला एंगल बराबर है। अगर ये वेक्टर जो है ये X एक्सिस के साथ 60 डिग्री का बना रहा है तो Y एक्सिस के साथ भी 60 और Z एक्सिस के साथ भी 60, अगर 70 का बना रहा है तो तीनों के साथ 70, ऐसा हमको साबित करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सबसे पहले? तो देखो, जब भी इंक्लिनेशन की बात हो तो दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट इज ऑफ द डीसीज एलिमेंट, क्योंकि इंक्लिनेशन यही निकाल के देते हैं, या इंक्लिनेशन से ये निकलते हैं, एक्चुअली इंक्लिनेशन से ये निकलते हैं। तो ये गिवन होंगे तो इनसे इंक्लिनेशन निकल जाएगा। समझ गए? तो हेयर द गिवन वेक्टर इज वेक्टर ए ले लो सबसे पहले। द गिवन वेक्टर इज, लेट दिस वेक्टर को एक नाम दे देते हैं, वेक्टर ए। फाइन, वेक्टर ए इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस ए के। डन। अब इसके निकालते हैं वही एलिमेंट जैसे पिछले इक्वेशन में हमने निकाले, तो वही पहले से एबीसी, वही सेम यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट। सो डी आर, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डी आर ऑफ वेक्टर ए आर
A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 1, तो ये होगा DRs। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो इट्स लाइक 1 का स्क्वायर एंड अगेन 1 का स्क्वायर एंड √3 यूनिट्स। ठीक है, अब DRs आ गए, मैग्नीट्यूड आ गया, तो DCs निकाल लें। So now DCs of vector A are LMN, वही जैसे निकाल रहे थे पिछले 3 क्वेश्चन से, अपन DC को ही सॉल्व करने देखा जाए तो LMN। सो L कैसे हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A है ना, तो वही 1/√3। शॉर्ट में कर देता हूँ, आप विथ फॉर्मूला लिखना, तीनों में है ना, 1/√3 एंड ये भी 1/√3। तो ये अगर DCs ओके, अब DCs अगर इक्वल है तो इंक्लिनेशन भी इक्वल है। एक चीज तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो और मोर पर्टिकुलरली करना है अगर अपने को, तो फिर आगे कैसे करेंगे। वैसे तो ये 3 वैल्यूज इक्वल हैं तो इंक्लिनेशन इक्वल है तीनों एक्सिस के साथ, बट अगर और बिल्कुल शो करना है एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करके शो करना है तो कैसे लिखेंगे। नाउ वी नो दैट, हम थोड़ी थ्योरी बेस्ड लिखेंगे, क्या कि L क्या होता है, M क्या होता है और N क्या होता है, ये लिखने वाले हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस अल्फा तो होता है L, होता है, कॉमा कॉस बीटा होता है M, कॉमा कॉस गामा होता है N, होता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा इम्प्लाइज, क्या निकाला आपने, तीनों चीज सेम निकाली आपने। L की वैल्यू भी 1/√3, कॉमा कॉस बीटा भी आपने क्या निकाला 1/√3, कॉमा कॉस गामा भी आपने क्या निकाला 1/√3। तो अगर कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3, जो कि स्पेसिफिक एंगल वैल्यू में तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एंड बीटा भी क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 एंड गामा भी क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/, तो एंगल है नहीं है, कॉस इनवर्स 1/√3 क्या एक एंगल है, और अल्फा बीटा गामा सेम आ गया, एंगल अगर सेम आ गया दैट मीन्स इंक्लिनेशन सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे कन्वर्ट करके हम डाल देंगे। ठीक है, हेयर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू जो भी आया कॉस इनवर्स 1/√3 आया। सो वी कंक्लूड दैट अल्फा क्या है एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, बीटा क्या है वाई एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, एंड गामा क्या है जेड एक्सिस, तो इंक्लिनेशन सेम है ना। सो वी कंक्लूड दैट गिवन वेक्टर ए is equally inclined to OX, OY and OZ एक्सेस। प्रूव करना था, शो करना था, समझ आया। यानी इंक्लिनेशन का सीधा सीधा लेना डीसीस से, अब डीसीस निकालो, आगे की कहानी वहीं से पता चलेगी। तो डीसीस के लगातार 3 क्वेश्चन हो गए हैं ना, अलग 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 फॉर्मेट में। चले नेक्स्ट, आइए अब सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है दूर से ही मुझे, 15 देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमको, और एक पॉइंट आर है उन दोनों के बीच में। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट आर है जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको उस पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन के पोजीशन वेक्टर, एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर तो गिवन है ना, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। कहने का मतलब है ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स में अगर कन्वर्ट करूँ तो 1,2,-1 है, इसमें कन्वर्ट करूँ तो -1,1,1 है। तो 11th में ऐसा क्वेश्चन आता था कि ये तो एंड पॉइंट्स हैं और आर के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अभी कैसा आ रहा है, उससे वेक्टर बना के आ रहा है, और आर का भी वेक्टर फॉर्म में ही पूछा है उसने, है ना। ठीक है, समझ आया। तो इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करें अगर हम, तो पी से क्यू जाना है अपने को, तो लेट्स से ये वेक्टर पी, मतलब ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ओके। क्या कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है हमको, क्या गिवन है, और पॉइंट आर जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 में अंदाजे से मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आर, हो रहा है 2:1 अंदाजे से, ये 2:1 डन। अब तीनों के पोजीशन वेक्टर बनाने, पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए तीनों को ओरिजिन से जोड़ना पड़ेगा। लेट यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, ठीक है, तो ये वेक्टर ओपी पी का पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर ओ क्यू क्यू का पोजीशन वेक्टर, और ये वेक्टर ओ आर पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, ओके। वेक्टर फॉर्म में एरो भी लगा देना, ठीक है। अब इनमें से 2 पोजीशन वेक्टर्स तो गिवन है, एक ये पी और क्यू के तो गिवन है,
ना, 2 पॉइंट्स पी एन क्यू तो गिवन है ना। तो लेट से पी वाले को तो ले लेता हूँ वेक्टर ए, और गिवन क्या है वो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये गिवन है। और क्यू वाला दूसरा एंड पॉइंट को बी ले लेता हूँ, उसको क्या गिवन है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और वेक्टर ओ आर, जिसको हम वेक्टर आर लेते हैं, स्मॉल वेक्टर आर, वो क्वेश्चन मार्क के वो पता लगाना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर पता लगाना है, और एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। ये समझ आया। सेक्शन फॉर्मूला जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते थे, बस उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत डायग्राम का चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो लिख देते हैं एक बार, हेयर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, अच्छा दोनों केस ले लिए इसने, इंटरनल एक्सटर्नल सेम क्वेश्चन में है ना। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए, नहीं पी एंड क्यू, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गिवन एस, आर गिवन एस। और फिर हम इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख देंगे, ए और बी नाम हमने रखे हैं तो हम इधर भी मेंशन कर देंगे। वेक्टर पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए यानी वेक्टर ओपी हो गया, ये क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप, एंड उसका नाम हमने वेक्टर बी रख दिया। और बाय फिगर या बाय क्वेश्चन वो क्या है, वेक्टर ओ क्यू, और वो कितना गिवन है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फाइन, डन। ये ठीक है। अब पॉइंट आर के बारे में बताते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट पॉइंट आर, पॉइंट आर है ना, पॉइंट आर डिवाइड्स वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो, या इंटरनली बाद में लिख देंगे इन, या फिर चलो अभी लिख दो इंटरनली, इंटरनली वाले केस ले रहे हैं अपन अभी है ना, इन द रेशियो, इन द रेशियो, उस रेशियो को हम m इज टू एन मान लेते हैं। इन द रेशियो m इज टू एन इक्वल टू क्या गिवन है, 2:1। तो ये लो साहब m इज टू एन भी आ गया, रेशियो आ गया, सब आ गया। तो अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, using section formula, the position vector of point, the position vector of point of division, point of division क्या है, that is point R is given by, is given by, उसको हम स्मॉल लेटर वेक्टर आर से भी डिनोट करा सकते हैं कैपिटल लेटर्स में, लेकिन तो वेक्टर ओ आर होता है वो, और उसका फॉर्मूला होता है अच्छा खासा एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर, सही कर रहा हूँ क्या, एम एम इंटू बी एन इंटू एस, सही, क्रॉस में चलते हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज एम प्लस एन। चलो जी लगाओ और आंसर निकालो। सो एम क्या है 2, इंटू बी वैक्टर क्या है, ये रहा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस एन क्या है 1, और ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी कि 2+1। चलिए, सो 2 इंटू माइनस आई कैप करना पड़ेगा, तो -2 आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस 2 के कैप हो जाएगा, और प्लस 1 टाइम्स इसका करूंगा मैं, तो आई कैप हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 3 हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर दूं मैं, तो -2+1 यानी माइनस आई कैप, 2+2 यानी +4 जे कैप, एंड देन 2 - 1 यानी सिंगल के कैप, डिवाइडेड बाय 3। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो -1/3 टाइम्स आई कैप, फिर +4/3 जे कैप, +1/3 के कैप। आंसर मैच कर, फर्स्ट क्वेश्चन। ये है इस वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, निकाला और मैच हो गया। ठीक है, चलो एक्सटर्नली को इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, क्या क्या करूंगा मैं एक्सटर्नली में, फिगर चेंज होगा, अभी फिगर में बता देता हूँ। फिगर को एक बार ध्यान मत दो, इधर कैलकुलेशन में क्या क्या चेंजेस होगा उस पर पहले ध्यान दो।
तो वही वेक्टर ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, या फिर सेम क्वेश्चन में कर रहे हैं तो सी डी लिख देना, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से ए बी भी लिख दोगे तो कोई खास बात नहीं है ना, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो चेंज हो गया। इट इज गिवन दैट पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू, इंटरनली की जगह क्या लिख देंगे, एक्सटर्नली। तो जैसे ही हम एक्सटर्नली लिखेंगे तो बस जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे कि यहाँ प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस, तो इधर क्या इफेक्ट आएगा उसका, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, फिर इधर क्या इफेक्ट आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, और फिर नीचे भी तो कुछ इफेक्ट आएगा, 2 - 1 की जगह 1, 2 - 1 की जगह 1, चलो जोड़ो। तो -2, -2 -1 -3, देन 2 -2 कट गया तो 0 हो गया, या फिर लिखो ही मत और आ जाओ, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3। अच्छा नीचे तो वैसे ही 1 है, नीचे तो वैसे ही 1 है, तो आंसर ये हो जाएगा -3 i कैप, -3 i कैप, 0 j कैप तो लिखो ही मत, +3 k कैप, यही आंसर चेक करो, -3 i कैप +3 k कैप, यही आंसर आ रहा है। जे कैप है ही नहीं उसमें, या लिखो तो 0 j कैप। तो ये हो गया एक्सटर्नल का आंसर, वो हो गया इंटरनल का आंसर। अब इसका फिगर में क्या चेंजेस आएगा वो देख लो क्विकली। तो फिगर में हम क्या चेंजेस करेंगे, 2:1 है, तो m बड़ा है और n छोटा है, तो m बड़ा होता है तो एक्सटेंशन इनिशियल पॉइंट की तरफ से होता है, ये सीखा है। अगर m बड़ा होगा तो जो एक्सटेंशन होगा यहीं से होगा। तो फिगर कुछ ऐसा बना, ये इसी में चेंजेस करूं, इसी में चेंजेस करके बताते हैं, देखो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से पोर्शन डिलीट करता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट से चेंज एक्सटेंशन कर दूंगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, आपको फिगर 2 बनाने हैं ना दोनों के लिए। और इस एक्सटेंशन पे मैं कहीं आर मान लूंगा, मान लो कहीं पर भी, लेट्स से यहीं आर मान लो। ओके, ओके, ये आर वहां नहीं है, ये आर वहां नहीं है, तो ये वेक्टर ओ आर भी वहां पे नहीं है, बस वेक्टर पी और क्यू है पहले की तरह, और इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट पे एक्सटेंशन करके आर बनाया गया है, तो फिर मेरा वेक्टर ओ आर ये बनेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर आर है जो मुझे फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, अब रेशियो चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं, पी आर, नहीं यार गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उधर की तरफ से एक्सटेंशन होगा, जब m बड़ा है तो टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन होगा, जब m छोटा है, प्रॉपर रेशियो है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब इनिशियल पॉइंट से क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। गलत थ्योरी पकड़ ली हमने, तो पी क्यू, क्यू की तरफ से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी हाउ। मान लो पी क्यू तो ये है, ठीक है, पी ये है, पहली बार की पिछली बार की तरह क्यू ये है, और एक्सटेंशन फिर ये तो पी क्यू वैक्टर है ना, एक्सटेंशन में क्यू की तरफ से कर दूं, मान लो ये है आर। ओके फाइन, और ओरिजिन मान लो कहीं पर भी, जैसे ही हमारे पास ओ, तो वही वेक्टर ओपी गिवन है, वेक्टर ओ क्यू गिवन है, वेक्टर ओ आर पता लगाना है। ठीक है, ये है वेक्टर ए जो भी उसमें गिवन है, जो लिख दूंगा मैं, ये है वेक्टर बी जो भी इसमें, हमेशा आप इनिशियल पॉइंट वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए मानना, यूजिंग द कॉन्सेप्ट, जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो यही है, और जो टर्मिनल पॉइंट है उसको बी मानना, और जो निकालना है पॉइंट ऑफ डिवीजन उसको आर मानना। ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, अब आप देखो रेशियो बस चेक कर लो। तो रेशियो कैसे देखेंगे, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशियो और टर्मिनल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशियो, पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर, 2:1 है, तो चेक करो जस्टिफाइड हो रहा है क्या, ये पूरा तो हो जाएगा 2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा तो हो जाएगा 2, और वो हो जाएगा 1, तो हो रहा है ना जस्टिफाई। ये रेशियो की वन है अपने को 2:2, एक्चुअली ये बराबर है दोनों, फिर आर क्यू और पी क्यू बराबर है, क्योंकि ये पूरा 2 है वो आधा है 1, तो यानी कि क्यू क्यू फिर पी आर का मिड पॉइंट है एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होपफुली वापस सेक्शन फॉर्मूला है, ऐसा याद है मुझे थोड़ा बहुत, मिड पॉइंट है, ये लो मिड पॉइंट केस भी कवर हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस पॉइंट, द टू गिवन पॉइंट्स, वेरी इजी, मिड पॉइंट का तो क्वेश्चन आना ही एक तरीके से सौभाग्य की बात है। Here, द जोड़ के आधा ही तो करना है, करना क्या है, द टू गिवन पॉइंट्स आर, द टू गिवन पॉइंट्स आर पी 2 3 4 एंड क्यू 4 1 - 2। ठीक है, सो सबसे पहले तो अपन वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से, सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, बाय पूरी लाइन लिखना, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वी हैव
वेक्टर पी क्यू इक्वल टू, अब देखो मिड पॉइंट आप वेक्टर पी क्यू का निकाले या वेक्टर क्यू पी का निकाले सेम निकलेगा। तो इसलिए इसने बताया नहीं, पिछले क्वेश्चन में बताया था डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू या डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू पी। इस बार क्यों नहीं बताया भाई तूने? क्योंकि मिड पॉइंट सेम ही निकलेगा, तो हम कोई सा भी बना लें, पी क्यू भी बना लें, वेक्टर पी क्यू। हमारा कॉन्सेप्ट बेस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। सरल क्वेश्चन में भी हम ये बातें सोचने लगे, है ना। तो 4 - 2 टाइम्स आई कैप प्लस 1 - 3 टाइम्स जे कैप प्लस -2 - 4 टाइम्स के कैप दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर पी क्यू। दिस इज माय वेक्टर पी क्यू। अब इसका मिड पॉइंट चाहिए, है ना। अब वो जो पॉइंट आर है वो इसका मिड पॉइंट है ना। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये पी, ये क्यू और ये पॉइंट आर। ओके, इस पॉइंट आर का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। ओके, ये ओ है, सॉरी गलत कर दिया। क्यों निकाला हमने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स? हमको तो वेक्टर ओपी वेक्टर ओ क्यू चाहिए ना बेटा। हमने वेक्टर पी क्यू क्यों निकाल लिया फालतू ही। ठीक है। अब अच्छा, ये तो अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या कर रहे होते हैं ना। तो वेक्टर ये है ए, ये हमको वेक्टर ओपी से मिलेगा, ये है वेक्टर बी ये वेक्टर, और ये हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क है ये। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या है, 1:1। तो जो हमने लिखा है ऐसा कुछ नहीं करना अपने को, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना यहाँ पे। हम पॉइंट पी और पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे, जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वैसे के वैसे वेक्टर बन जाएगा। समझ आया? सो सो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू आर, ऐसे लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर्स of points P and Q are given by उनको वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बराबर वेक्टर ओ पी इनिशियल पॉइंट एंड बी बराबर वेक्टर ओ क्यू टर्मिनल पॉइंट। ओके, ठीक है, इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा ये, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। इधर आओ, 4 i कैप प्लस j कैप -2 है। तो ज्यादा सरल क्वेश्चन आता है ना, जैसे मिड पॉइंट वाला, तो ऐसी गलतियां होती है फिर एक्साइटमेंट में, खुशी खुशी में। तो ज्यादा खुशी नहीं हजम करनी है अपने को ना, हजम होगी नहीं वो। चलो आओ। नाउ व्हाट? सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आर ऑफ वेक्टर पी क्यू इज गिवन बाय, ठीक है ना, यूजिंग, ये ऊपर लिख देना, लिखना भूल गया मैं, यहाँ लिख देना, यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला द पोजीशन वेक्टर यूजिंग द मिड पॉइंट, यहाँ लिख देना यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आर ऑफ वेक्टर पी क्यू इज गिवन बाय, उसको वेक्टर आर या वेक्टर ओ आर, एक ही बात है। सॉरी। और कैसे निकालते हैं वो, हम वेक्टर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, दैट इज इट, खत्म कहानी, है ना। तो वेक्टर ए और बी को छोड़ो, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 4 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 और 4 6, 6 टाइम्स i कैप, देन 3 और 1 4 टाइम्स j कैप, और 4 में 2 गया 2 टाइम्स k कैप डिवाइडेड बाय 2। 2 से सारे ही कट रहे हैं, आंसर इज 3 i कैप 2 j कैप सिंगल k कैप। सही है, ठीक है। और हम एक काम और कर सकते हैं, ये तो क्या है, हमको वेक्टर फॉर्म में सारी चीजें करनी थी और सब्जेक्टिव इक्वेशन था। अगर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जोड़ के फिर वेक्टर बना दें। हमने वेक्टर बना के जोड़ के आधा किया, तो हम पहले ही जोड़ के आधा कर दें और फिर वेक्टर बना दें। कैसे? जैसे कि ये 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 3 और 1 4 का आधा 2, 4 में 2 गया 2 का आधा 1। तो कोऑर्डिनेट्स तो ये होंगे मिड पॉइंट के, और इनका वेक्टर बनाना होगा तो 3 i कैप 2 j कैप सिंगल के। ठीक है, ये भी कर 17 क्वेश्चन देखो। शो दैट ए बी सी विद पोजीशन दिस 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 रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है हमको,
और ये तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। और ये एबीसी, मतलब एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ऐसा मुझे साबित करना है, ठीक है। साथ में मुझे गिवन क्या है, मुझे ए के, बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर्स एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, ये 3, -4, -4 ये, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल शो करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। प्लस वन मोर थिंग, यहाँ पे ए बी सी में से 90 डिग्री बी पे ही बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है, जैसा कि हम बनाते हैं इसे, है ना। ए पे भी बन सकता है, सी पे भी बन सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि जब आप फेयर करो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आएगा जब ये क्वेश्चन, तब आप डायग्राम फेयर में ना बनाओ, हाल फिलहाल रफ में कहीं बना लो, चेक करो, एक स्पेस छोड़ दो थोड़ा फेयर डायग्राम बनाने का, और वहां से देखो 90 डिग्री किस पे बन रहा है, वहां से चेक कर लो 90 डिग्री किस पे बन रहा है, उसके हिसाब से फिर फेयर डायग्राम बनाओ। अभी तो रफ फेयर सब मैं तो कर दूंगा डिलीट, है ना। आप तो इसलिए मैं हाल फिलहाल बी पे बना देता हूँ 90 डिग्री, देखते हैं जो भी होगा, नहीं होगा तो मुझे तो 2 मिनट लगेगी चेंज करने में, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। प्रूव करना है तो बनना ही है, वो तो पता है ना, ए बी सी। तो एबीसी के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, हालांकि कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं वो, पोजीशन वेक्टर और होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, बट जो गिवन है वही लगाऊंगा मैं तो पोजीशन वेक्टर बना दो तीनों के, ए के बी के सी के। लेट्स से ओरिजिन कहीं भी मान लेता हूं मैं, लेट्स से ये है हमारा, ऐसी ऐसी जगह मानो कि तीनों को एक्सेस मिल जाए, आपको तीनों तक पहुंचना आसान हो, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मान लो, ओके। सो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओ ए, बी का क्या होगा, वेक्टर ओ बी, एंड सी का क्या होगा, वेक्टर ओ सी। ये ओरिजिन मान लिया मैंने 3D स्पेस में, ठीक है। ये दिस इज अवर पॉइंट ओ ओरिजिन, ठीक है। और ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, मार्क भी कर लो फिगर में। वेक्टर ए, जैसे पॉइंट ए का रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, इसको क्या मार्क कर लो आप, जो भी गिवन है, 3 i कैप -4 j कैप, आगे बोलो, माइनस है -4 k कैप। और इसको वेक्टर बी मान लो, रेस्पेक्टिवली है तो उसी को फॉर्म में मानना पड़ेगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। 2 i कैप -j कैप +k कैप, और ये वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली है, तो फिर क्या है, i कैप -3 j कैप -5 k कैप। ये तो हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आप पहले दिमाग लगाओ कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, सवाल ये है, क्या, कैसे। पॉइंट्स तो ये निकले हुए हैं, 3, -4, ले लो, इसको ले लो 2, -1, 1। हाँ बोलो, यस वेरी गुड। देखो, हम ये नहीं कर सकते कि इन्हीं का स्क्वायर कर दो सबका, है ना, और फिर सम इन्हीं का स्क्वायर कर दूं और चेक कर लूंगी कि किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पाइथागोरस में तो करना तो यही है कि दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर से मैच कर, इक्वल हो। लेकिन वो तीन चीजें कौन सी हैं जिनका स्क्वायर करना है, वो ये नहीं है, इनसे ए बी बी सी ए सी वैक्टर्स बनेंगे ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से। अब क्वेश्चन स्लाइटली कई बार डिफरेंट भी आ जाता है, ये तीन वैक्टर्स ए बी बी सी ए सी के वैक्टर्स भी हो सकते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं तो, ठीक है। कैसे कह सकता हूं मैं, कि शो दैट द वेक्टर्स ए, जो भी दे दूंगा, वेक्टर बी, वेक्टर सी, विच आर द नहीं, कैसे लिखूंगा, शो दैट द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, है ना, फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अगर साइड्स होती ए बी बी सी ए सी, तब तो मैं इन्हीं का स्क्वायर करता और चेक करता, लेकिन ये साइड्स नहीं है, ये इनके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स है, ए के बी के सी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे मान लो ये तो। अब कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा स्क्वायर करते हैं, कोऑर्डिनेट से पहले आप वेक्टर तो बनाओगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से सबसे पहले बोलो क्या करेंगे, इनके वेक्टर साइड्स के वेक्टर्स निकालेंगे, ये इनके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। हम इसके जैसे मान लो 3D स्पेस में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 3 कोने हैं, 3 कोने हैं, तो वो तीनों कोने मिलके जो साइड्स बन रही हैं वो भी वेक्टर हैं, और उन वर्टिसेस को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं तो वो भी तो वेक्टर है। जैसे ओरिजिन से ए कनेक्ट किया वो भी तो एक वेक्टर बना, ओरिजिन से बी कनेक्ट किया वो भी तो वेक्टर बना, ओरिजिन से। तो ये वो वेक्टर हैं जो ओरिजिन से कोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये साइड्स के वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेयर द 3 गिवन पॉइंट्स आर, हाँ जी, वो आ गए क्या तीनों तीनों, रास्ते में दिखे आज कहीं, रास्ते में भी नहीं दिखे, अच्छा।
here the three given points are, three given points are, तो पहले तो हम, नहीं, थ्री गिवन पॉइंट्स थोड़ा ना गिवन, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। हेयर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द थ्री गिवन पॉइंट्स, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी सी, ए बी सी, थ्री गिवन वर्टिसेस डालो ना, पॉइंट्स भी नहीं है वो, क्या ट्राइंगल के हिसाब से तो वर्टिसेस हैं, थ्री गिवन वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन एस, बी सी आर गिवन एस। उसके बाद आप वेक्टर ए मेंशन करोगे यहाँ पे, वेक्टर बी मेंशन करोगे यहाँ पे, और वेक्टर सी मेंशन कर दोगे। ये मेंशन करने के बाद क्या करेंगे देखते हैं, ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे, है ना। नाउ वही यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, नाउ using the concept of vector joining two points, we have तीनों वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी इक्वल टू समथिंग आएगा, वेक्टर बी सी इक्वल टू समथिंग आएगा, एंड वेक्टर ए सी इक्वल टू, ए सी भी कर सकते हो और सी ए भी कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ए सी सी ए का दोनों का बराबर है। चलो तो वेक्टर ए बी बता दो आप, बी माइनस ए करो, तो वेक्टर ए बी निकलेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए से, बी सी निकलेगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी से, टर्मिनल माइनस इनिशियल, और ए सी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए से, ऐसे ही निकलेगा, बोलो ऐसे ही निकलेगा। फिर हम वेक्टर बी लिख देंगे, ए लिख देंगे, अभी मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, तो बी में से ए घटाओ, चलो दो में से तीन गया, माइनस आई कैप, माइनस वन माइनस माइनस फोर, यानी प्लस प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री जे कैप, और वन माइनस माइनस फोर यानी प्लस फाइव के कैप। ठीक है, इधर आओ, सी माइनस बी करो, तो वन माइनस टू यानी कि माइनस आई कैप, देन माइनस थ्री माइनस माइनस वन, माइनस थ्री प्लस वन यानी कि माइनस टू जे कैप, माइनस फाइव माइनस वन यानी माइनस सिक्स के कैप। फाइनली सी माइनस ए करना, वन माइनस थ्री यानी माइनस टू आई कैप, फिर आ जाओ माइनस थ्री माइनस माइनस वन यानी माइनस थ्री प्लस फोर यानी कि प्लस सिंगल जे कैप, और लास्ट वाला देखना माइनस फाइव माइनस माइनस फोर यानी माइनस फाइव प्लस फोर यानी कि माइनस के कैप। अब इनका स्क्वायर करके जोड़ के देखना है कि हमको कि दो का स्क्वायर तीसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाला है। डिस्टेंस से ही तो पाइथागोरस थ्योरम में ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई का ही तो चेक करोगे पाइथागोरस एप्लीकेशन, तो फिर ए बी बी सी ए सी आ गया, तो सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी निकालना है, तो निकालते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, रूट वन माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि सिंपली लिख देता हूँ अभी तो वन, फिर थ्री का स्क्वायर नाइन, फिर 25। ठीक है, कितना होगा ये, 35, रूट 35 यूनिट्स। इसका करना, माइनस वन का स्क्वायर वन, फोर, छः का स्क्वायर 36, 36 चार 40, रूट 41 यूनिट्स। एंड एक और रह गया ना, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, फोर प्लस वन यानी कि रूट सिक्स यूनिट्स, डन। ओके, अब देखो साफ साफ देखो, 35 और एक छः, 35 और छः होते हैं 41, तो यानी कि ए बी और ए सी तो इसकी दो साइड से, बी सी इसकी हाइपोटेन्यूस है, तो हमारा ये फिगर देखा जाए तो गलत है, बी सी हाइपोटेन्यूस है, ए यहाँ आएगा, ए पे 90 डिग्री बनेगा, और बी और सी कहीं भी डाल दो, ये होगा करेक्ट ट्रायंगल। अब ए यहाँ आएगा बी आएगा, तो फिर ये पोजिशन वेक्टर भी चेंज होंगे, बी का इधर ए का लगेगा, उधर बी का लगेगा, और सी का ऐसे मान लो सही लगा दिया हमने, सी का तो सही लगा दिया, पर ये ओ से बी जा रहा है और ये ओ से ए यार उल्टा हो रहा है, ये इधर है वो उधर। ठीक है, तो अब कंक्लूड कैसे करेंगे हम, हेयर हेयर मैग्नीट्यूड किस किस के स्क्वायर का सम हो रहा है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये कितना था, रूट 35 का स्क्वायर, और ये कितना था, रूट सिक्स का स्क्वायर, तो 35 और एक 6, 41 हो गया, 41 को लिख सकता हूँ मैं रूट 41 का स्क्वायर, और रूट 41 क्या था,
ए बी ए सी बी सी, बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी था उसका स्क्वायर। सो ए बी का स्क्वायर बी सी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो गया, है ना। तो सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कंक्लूड, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we conclude that we conclude that A, B, C are the vertices of a right triangle. Are the vertices of a right triangle. Proved. समझ आया? हो गए सारे क्वेश्चन? बचते हैं क्या अभी? कितने हैं? दो ही हैं। देख लो फिर, दो तो 2 मिनट में। ये ट्राइंगल देख रहे हो, ए बी सी, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी और ए सी इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाया हुआ है यूजिंग ट्राइंगल लो। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल लो आप अप्लाई करते थे तो उसमें क्या लिखते थे? वेक्टर ए बी, बोलो, प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, ऐसे लिखते थे। ये तो ट्रू होगा ही होगा, यूजिंग ट्राइंगल लो ये तो ट्रू होगा ही होगा। अब इससे कौन सा कॉम्पेटिबल है वो चेक करना है। तो देखो वहां पे सारे के सारे, हाँ बोलो। हाँ, एक बार देखते हैं। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा चारों ऑप्शन में आरएचएस में वेक्टर जीरो है, तो वेक्टर जीरो है तो इसको इधर बुलाएंगे हम। तो इसको मैं एक बार इधर बुला लेता हूँ। तो ये हो जाता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी, यस और नो, इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब पहले तो देखो ऐसा का ऐसा ही स्टेटमेंट कहीं है क्या? तो वो तो ट्रू हो जाएगा। बोलो चेक करो, चारों में ऐसा कैसा स्टेटमेंट कहीं है क्या? ए बी प्लस बी सी माइनस, ये रहा, तो ये तो ट्रू है। आपको तो नॉट ट्रू बताना है, ये तो ट्रू है। अब देखो माइनस ए सी को क्या लिख सकता हूं मैं? प्लस सी है, बोलो, वेक्टर ए बी प्लस बी सी, और माइनस को अगर मैं प्लस करूं तो इनिशियल टर्मिनल बन जाएगा और टर्मिनल इनिशियल बन जाएगा, तो प्लस सी हो जाएगा ये, इक्वल टू वही जीरो वेक्टर। चेक करो ये कहीं ये स्टेटमेंट है क्या कहीं? ऐसा कैसा स्टेटमेंट है क्या कहीं? फर्स्ट वाला यही है, ए बी प्लस बी सी प्लस ये, तो ये भी ट्रू हो गया, दो ट्रू हो गए। अच्छा जी, अब तीसरा, इसके अलावा तो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, अब अपन आगे होकर चेक करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी जीरो है, तो माइनस सी ए कैसे जीरो होगा? तो ये नॉट ट्रू है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअली। समझ आया क्या? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसने नॉट ट्रू मानना था। और इधर देखो, अब इसने क्या किया, बीच वाले को चेंज कर दिया। तो देखो ए बी को ए बी लिख दो, सेम, सी ए को सी ए लिख दो, सेम। अगर बी सी को उल्टा करूं तो माइनस सी बी बन जाएगा ये। तो ये भी ट्रू हुआ ना फिर तो, ये भी जस्टिफाई हो रहा है। ए बी रख रहा हूँ, सी ए रख रहा हूँ, प्लस बी सी को माइनस सी बी लिख रहा हूँ, तो ये भी ट्रू हो गया। तो केवल सी जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि सी में ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी होना चाहिए। माइनस, या तो माइनस ए सी सही होगा या माइनस सी सही होगा, वो सही होगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चेक करो। अब आप क्या कह रहे थे, बोलो क्या करेक्शन है? तो आपके टीचर्स ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, उसने ट्रू निकाल दिया होगा, है ना, नॉट ट्रू चाहिए। बाकी इसमें कोई करेक्शन नहीं है, आंसर यही है। ठीक है, ओके। लास्ट क्या है? ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर से, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो अगर कोलिनियर वेक्टर से तो वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं फॉर सम स्केलर लैम्डा, ये तो ट्रू हो गया। वेक्टर ए बी का प्लस या माइनस टाइम्स होगा, हो सकता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू प्लस या माइनस वन भी तो हो सकती है, हो सकती है। तो एक तरीके से स्केलर वो प्लस या माइनस वन हो गया। ठीक है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए और बी प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात भी सही है। और बोथ द वेक्टर्स ए और बी की डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो मैग्नीट्यूड से तो कोई लेना देना नहीं है ना। एनी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोलिनियर वेक्टर्स में एनी मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन सेम ऑब्लिक अपोजिट रहती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, इनकरेक्ट पूछा है ना। क्योंकि देखो एनी मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम ऑब्लिक अपोजिट, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस चीज को। चेक करो। हाँ, क्या? अच्छा, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हैं क्या इसमें? बी सी डी तीनों इनकरेक्ट हैं। तो देखो डी तो इनकरेक्ट क्यों है वो तो क्लियर है। अब सी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हो, तब तो वो कोलिनियर होता है। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए और बी अगर प्रोपोर्शनल हो तो वो होता है, ये तो करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ए प्लस और माइनस बी हो, हम्म
देखो ये बी वाला भी इनकरेक्ट कहा जा सकता है। देखो हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर ए प्लस और माइनस बी है तो ही कोलिनियर होंगे, बहुत सारे और केसेस है ना, प्लस और माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी हो जाए, प्लस और माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी हो जाए, प्लस और माइनस 4 टाइम्स। ये तो स्पेसिफिक केस कह रहा है कि ये तो ये बराबर हो या नेगेटिव हो तभी कोलिनियर होगा, तो इसको तो हम गलत कह सकते हैं। केवल इसी कारण से कोलिनियर थोड़ा ना होता है ना, लैम्डा की वैल्यू कैन टेक एनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्केलर। तो ये तो वो बात कह रहा है, तो ये इनकरेक्ट कह देंगे, ये इनकरेक्ट, क्योंकि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहला वाला 100% करेक्ट है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सी पे मुझे डाउट है, अगर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स वेक्टर है और वेक्टर बी प्रोपोर्शनल है तो ये भी करेक्ट है, तो आंसर बी एंड डी होना चाहिए इनकरेक्ट के हिसाब से। बाकी अपन फिर बाद में इस पे और रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, ए और सी तो करेक्ट है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल से अपन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। आ जाइए भाई, आ जाइए।